राजधानी ये क्या होता है? ऑटोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लास में थे, है ना? क्या है सर ये? खुशी? ऑटोजेनिक का मतलब होता है जो लाइक 1 साल पहले अगर वहाँ पर कोई क्रॉप थी और वहाँ पर लावा आ गया है और उसकी वजह से वहाँ की सारी फसलें चली गई हैं। गेहूँ की फसलें थी और फिर वो बाद में जो निकली वो गेहूँ की ही निकली, राइट सर? हाँ, मतलब वहीं से अब जैसे जैसे कभी कभी होता है वो आप क्रॉस फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन नो ओनली फर्टिगेशन। फर्टिगेशन पॉलिनेशन वो तो नहीं सर जो चेंज करने की क्रॉप्स give the initial essential nutrients to the plant which need it mostly। ऐसे कोई प्लांट है उसको जितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है, चाहे वो पानी हो चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, वहाँ पर क्या आता है? फर्टिगेशन है। ठीक है, इसको आप दोनों ही लिखिए, माइंड है फर्टिगेशन। पॉइंट इस है कि पढ़ा हुआ है तो रिवाइज भी करोगे तो कैसे काम बनेगा। और एक चीज़ और भी है कि पीटी 365 आ गई और यदि की पहले आ गई और उसको जरूरत तो करके रिसीव कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आज का जो पूरा प्रोसेस करेंगे वो हम लोग करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। रिवाइज तो हो जाएगा नहीं तो पहले लगा जाएगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लोबल हंगर कौन? यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वो फूड सिक्योरिटी का कोई लंदन का आपने बताया था, कोई है उसका नाम नहीं। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है लेकिन दो में सिमिलरिटी है। एक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वेस्ट इंग्लैंड करके कुछ नाम है। हाँ, उसमें पार्टिसिपेट है। एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको लंदन बेस्ड एक इकोनॉमिक्स है कॉर्बिटेक्स
तो वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। हमारी इसमें रैंकिंग अच्छी है, हमारी इसमें रैंकिंग अच्छी है, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में खराब है, बिकॉज हम फूड सिक्योर्ड कंट्री हैं, है ना, हम लोग फूड सिक्योरिटी फिलहाल। टेरेस्ट्रियल, अब बताइए कि जमीन पर दो इकोसिस्टम को अगर दो डिवाइड करें, या तो इकोसिस्टम जमीन पर होंगे या तो पानी पर होंगे, तो जमीन पर कहाँ कहाँ पे इकोसिस्टम हो सकता है, कितने तरह, हाँ समझो ना होगा, लेकिन वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लैटिट्यूड, वहाँ के एल्टीट्यूड के आधार पर वो अलग अलग होंगे। जैसे कुछ ऐसे जगह होंगे जो एकदम बैरल लैंड हो जाए, बैरल लैंड, वो भी कोल्ड, बैरल लैंड कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा, है ना, टुंड्रा। कुछ होंगे आपके ग्रासलैंड, ठीक है, कुछ होंगे आपके डेजर्ट इकोसिस्टम, कुछ आपके होंगे लग्जरियस फॉरेस्ट। ये मैं लग्जरियस हटा दूं तो आपको समझ लग्जरियस कैटेगरी फॉरेस्ट, है ना। ये जनरली कुछ मेन आपकी कैटेगरी होंगी जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। अब इनके अलग अलग सब प्रकार हैं। अब जैसे टुंड्रा है, तो टुंड्रा के दो प्रकार हैं, एक है आपका आर्कटिक और दूसरा है अल्पाइन, है ना। ग्रासलैंड दो तरह के हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ये टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब लोकेशन के साथ, लैटिट्यूड के हिसाब से। ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड पाए जाएंगे वो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट वाले टेम्परेट रीजन में। अब जैसे सवाना ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड है, तो सवाना ग्रासलैंड को हर बार क्या है, ट्रॉपिकल है, बिकॉज़ उसकी हाइट बहुत होती है। दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि को अबंडेंटली कहीं ना कहीं वाटर मिलता है तो उनकी हाइट बहुत होती है, इसी वजह से कभी को एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, है ना। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं इनकी हाइट छोटी होती है लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, क्योंकि इनको मॉडरेट फॉर्म पे वाटर मिलना होता है, मॉडरेट फॉर्म में वाटर, मॉडरेट फॉर्म में क्या प्रॉपर से किसी एक चीजें होती है। अब डेजर्ट इकोसिस्टम में कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, है ना। जैसे अटाकामा है चिली में, वो किस तरह का डेजर्ट है, डेजर्ट क्या वहां पे तो पानी नहीं, अटाकामा बहुत बहुत ज्यादा है, गर्म वाला है क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे पड़ता है। अब जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया स्पेसिफिक हो गए, तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है, लद्दाख लेह वाला जो रीजन है लद्दाख वाला। हॉट डेजर्ट कहाँ पड़ता है, थार। अब फॉरेस्ट की बात आ जाए तो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन जनरली लैटिट्यूड के तो आधार पर होता ही है, लेकिन उनकी लीव्स के भी आधार पर होता है। कुछ होती है ब्रॉड लीव्स और कुछ होती है नीडल लीव्स, है ना। कुछ ब्रॉड लीव्स होती हैं और कुछ नीडल लीव्स होती हैं। तो वो तो एक चीजें हैं, वो हम लोग देख लेंगे। जहाँ पर वाटर अबंडेंटली पाया जाएगा वहाँ पर कहने की ब्रॉड लीव्स होती है, जहाँ पर पानी कम पाया जाता है और बर्फ ज्यादा होती है तो वहाँ की जो लीव्स होती है वो नीडल बेस्ड होती है, ताकि जो बर्फ हो तो पिघला के नीचे वो नीचे सड़क जाए। अब फॉरेस्ट को जनरली जब कैटेगरी डिफाइन करेंगे तो कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जस्ट लाइक नंबर 1 कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये वही वाले फॉरेस्ट है जो नीडल वाले कॉनिफर मतलब कोन निकली हुई है इसका आगे वाले जो फॉरेस्ट है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक। अब इसके बाद दूसरा नंबर कैटेगरी क्या है, टेम्परेट। अगेन ट्रॉपिकल रीजन और 66 डिग्री के बीच में पाया जाने वाले फॉरेस्ट में टेम्परेट बोलते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये अभी अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करने लगे तो इनकी भी अलग ब्रांच है,
डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी, तो उसी ज्योग्राफी में बहुत इंटरनेट हो जाता, लेकिन अभी ये क्लासिफिकेशन आना जरूरी है ना। तो एक एक करके सबको देखते हैं, इसको पहले फिगर आउट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो वाटर में भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी आते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं जो समुद्र के बगल में होते हैं, मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स जो एक एस्टुअरी बेस्ड है, जो दोनों में मिक्स है, उनको हम लोग ठीक है ना, अब जो तो एक अलग कैटेगरी है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे जब एक्वाटिक करेंगे बात। ये हो गया इसका, आगे बढ़े। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैरलैंड टुंड्रा से। अब टुंड्रा वाला रीजन देखिए जरा, टुंड्रा वाला रीजन में कितना ध्यान रखिएगा, ये है आपका ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद 23.5 से स्टार्ट हो जाता ऊपर और 23.5 तक, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन। फिर 23.5 से लेके 66.5 डिग्री ये टेम्परेट रीजन, इसके अंतर्गत की वेजिटेशन अलग रहेगी। 66.5 से ऊपर और पोल से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उससे नीचे और टेम्परेट रीजन के ऊपर जो रीजन पाए जा रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाले ठंडे हैं, और इस वजह से वहां के जो लैंड है वहां पर ट्रीज नहीं उग सकते, ट्री फ्री है, लेकिन वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जस्ट लाइक लाइकेन, मॉस। अब ध्यान रखना यहाँ पर विदाउट ट्री है, यहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जा सकते इस वाले रीजन में, टुंड्रा वाले रीजन। ठीक है, ये टुंड्रा भी आप ओवरऑल बता रहे हो ना, मतलब दूसरी टूल्स आर्कटिक और अल्पाइन दोनों। अभी बता रहा हूँ, क्योंकि रीजन में बताऊंगा, लेकिन जो खास बात है दोनों में सेम ही है, तभी दोनों को टुंड्रा बोला जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं, जब आर्कटिक रीजन में पाए जाएंगे तो आर्कटिक टुंड्रा बोला जाएगा, अल्पाइन रीजन की पर्टिकुलर रोटेशन है वो अलग बताता है, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। यहाँ पर पाए जाने वाली वेजिटेशन क्या है, लाइकेन, मॉस और ब्रश, और यहाँ पर ट्रीज नहीं होते, यहाँ पर ट्रीज नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके पीछे बढ़ रहा है, अगेन सीवियर कंडीशन है, ठंड की सीवियर कंडीशन है। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि टुंड्रा बैरन लैंड है कि आप सिर्फ हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाएगा या सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाएगा, सदर्न में भी थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू नदर्न वो बहुत अनिश्चित है, बिकॉज़ वहां पर लैंड मास कम है, तो ज्यादातर ओशनिक, तो ये सदर्न वाला पोर्शन है, यहाँ पर इस तरह की लैंड मास कम है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये चीज कम है। अगर ये क्वालिटीज अगर ये 66 के ऊपर और 90 डिग्री के बीच वाला जो रीजन है वहां पर पाई जाती है तो उसको हम लोग आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक यहाँ पर ना, तो ऐसे रीजन जो ये क्वालिटी को पोजेस करते हुए जो है वो इस वाले रीजन में पाए जाएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, आर्कटिक टुंड्रा। मॉस लाइकेन को समझिए, लाइकेन का मतलब लाइकेन क्या होता है, काई, ये एल्गी और फंगस, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों आपस में रिलेशन में होता है, वो लाइकेन होता है, इसको काई है। मॉसेस क्या होता है कि जैसे काई होती है, काई अगर थोड़ी सी मोटी हो जाए, है ना, काई होगी मोटी हो तो उसको मॉसेस बोलते हैं। और सेज क्या होता है, जैसे छोटे घास होते हैं, हल्के हल्के फ्लावर्स की तरह, उस तरह। तो लास्ट सर्च जरूर करिएगा, इसकी फोटोज जरूर देखिएगा कि मॉस किस तरह का है, सेज किस तरह का है, ये सब चीजें देखिएगा। मॉस काई होती है, काई ही है बात, और थोड़ी सी मोटी बता दो, थिक, काई से थोड़ी सी थिक होती है। अब अगर देखोगे पेपर पे तो एक अबंडेंटली वो पाई जाएगी, लगेगा बहुत डेंस तरीके की जो ग्रास होती है ना, बहुत डेंस ग्रास होती है, देखिएगा इमेज आपको समझ आ जाएगा। पेड़ों के ऊपर भी होती है, पेड़ों के ऊपर होती है, ऐसे रीजन जो वेटी रीजन जहाँ पर वेटी हो, धूप ज्यादा ना हो, शैडो वाले रीजन, वहाँ पर ये सब चीजें मिलेंगी। और अगर ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इस तरह का कोई क्लाइमेटिक कंडीशन तो वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये आर्कटिक रीजन में मिल रही है तो इसको हम लोग आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, और अगर ये सारी क्वालिटीज किसी पहाड़ पर मिले, अगेन ध्यान रखिएगा, पहाड़ जो होते हैं जनरली उस पर भी 3 कैटेगरी है,
एक पहाड़ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा जिस पर एकदम बर्फ ढकी होगी, फिर उसके बीच का एक रीजन होगा, और फिर यहाँ पर जो उसके छोटा सा रीजन होता है वो होता है ट्री लाइन। जो पहाड़ होता है जनरली, अब जैसे एवरेस्ट वाला प्रोसेस है, जो इसमें पहाड़ होते हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला हिस्सा क्या होता है ट्री लाइन, जहां तक ट्री पाया जाता है। अब ट्री जहां से खत्म होते हैं वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर एकदम वेजिटेशन नहीं पाई जाती, वेजिटेशन पाई जाती है कुछ तरह। कौन कौन सी वेजिटेशन? यही लाइकेन, मॉस, सेज, इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा, और इसी वाले टुंड्रा को हम लोग अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। और जब ये खत्म होता तो फिर उसके बाद एकदम बर्फ पाई जाती है, वहां पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बर्फ, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है। अच्छा, ये अल्पाइन एंटार्क्टिक तो नहीं है ना? नहीं, एंटार्क्टिक नहीं, एकदम नहीं है। अल्पाइन हमेशा माउंटेन के ऊपर था। माउंटेन पे पाए जाने वाले जो टुंड्रा रीजन है उनको अल्पाइन टुंड्रा बोला जाता है। ये हो गया? कोई डाउट? अगर एक कोई भी माउंटेन होता है जो बहुत हाइट पे 4,000 मीटर, 5,000 मीटर, 6,000 मीटर, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी यहाँ सवाल है, यहाँ तक माउंटेन है तो हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमको ट्री मिलेंगे। अब उसके बाद एकदम से ट्री गायब हो जाएंगे, फिर उसके बाद किस तरह की वेजिटेशन मिलेगी वो वाली, फिर उसके बाद वो भी गायब हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी। तो ये सबसे नीचे वाले जो ट्री लाइन होती है जहाँ तक पाई जाती है, उसके बीच का जो रीजन होता है वो हमारा टुंड्रा होता है, जिसको हम लोग अल्पाइन टुंड्रा है ना। बस सिंपल सी है। अब मैटर यह था कि इसमें इसके अलावा किस किस तरह के जानवर मिलेंगे। अब जाके कोशिश करिएगा, थोड़ा सर्च करिएगा कि इसमें पाए जाने वाले जानवर कैसे होंगे। पोलर बियर होंगे और इसी तरीके से खरगोश जो भी होंगे, अब उनकी अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी कुछ अलग होगी, वो अपने आप को अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंगुइन तो आदमी में मिलते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। वो उनकी जो खाल होगी, जो जिसको मैं बोलता हूँ चर्बी वाला कंटेंट कुछ ज़्यादा होगा, ब्लबर ये कुछ ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो इस तरह के एनिमल होंगे ये साइज में तो बड़े होंगे, लेकिन जो इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे लाइक एयर, नोज, टेल, ये सब छोटे होंगे। क्यों? ये रीजन है कि जो इस तरह के माहौल में पाए जाने वाले जानवर होते हैं इनके साइज बहुत बड़े होंगे हो सकते हैं, और लेकिन इनके जो एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक नोज, जस्ट लाइक हैंड, जस्ट लाइक दैट टेल, ये सब छोटी होती है। वजह क्या? हाँ सर, बर्फ बॉडी से हीट लॉस जितना छोटा पोर्शन होगा उतनी हीट लॉस कम होगी। अब अच्छा, इसको एकदम अपोजिट रखें, हाथी के कान देखें कितने बड़े बड़े होते हैं, हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं। कभी कुछ वजह है आपको मुझे कितना बड़ा कान है? सर क्योंकि सो दैट उसको अपने साइड का अगर डिस्प्ले लगेगा उसको पता चल जाएगा कि वो कितना हैवी है। तो ये हम लोगों ने एजम्पशन बनाया है पड़ा, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है, उसके अंतर्गत ऐसी कुछ सेल्स पाई जाती हैं कि अगर वो ऐसे करता है झूम और ये जो एक बार किया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो हर एक चीज के पीछे, अब जैसे हाथी है तो हाथी की जो सूंड होती है, सूंड उसकी अपर लिप्स है, ये हम लोग की नाक अलग है और लिप्स अलग है। हाथी की जो सूंड होती है वही उसका अपर लिप्स और नोज दोनों होती है, नीचे वाला से। तो सब ये अडेप्टेशन पे प्रोसेस है। अगर हाथी का वो मुझे कि 2 लिप्स होते तो 2 लिप्स होते हैं, लेकिन वो नाक के साथ इंक्लूडेड है उसका। ये सब चीजें क्या होती है? अडेप्टेशन है। इसी तरीके से इस वाले रीजन में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी चर्बी ब्लबर जो होता है वो बहुत मोटा थिक होगा, उसके साथ ही उनका साइज बड़ा होगा, और उनके जो एक्सक्रीटरी वाले पार्ट्स हैं, कान, टेल, ये सब चीजें बहुत छोटी होंगी ताकि वो एनर्जी कम से कम लॉस कर सके, क्योंकि उनको गर्मी की जरूरत है, बड़ा कम समय में मिलता है। ठीक है? और जो जानवर होंगे उनके पास फर बहुत होंगे ताकि बर्फ से बच सकें। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी टेक्निक होगी, ये लोग करते हैं। अब पोलर रियर का मतलब हाइबरनेशन। यस सर। हाइबरनेशन होता है, जो स्लीपिंग है सर। हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है? So hibernation means long sleep, long winter sleep या hibernation, so that वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रख सके। ज़्यादा जैसे हॉट रीजन में भी एक हाइबरनेशन का क्या होता है, समर स्लीप, लॉन्ग स्लीप, so that
Yes, sir. ये भी एनिमल टू एनिमल वैरी करता। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक बार हाइबरनेशन में गए वो काफी लंबे समय तक हाइबरनेशन में रहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो कि वो हाइबरनेशन में होते हुए बच्चों को भी पैदा करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट करता है। तो अब इसको ऐसे याद नहीं कर सकते कौन सा ऐसा करता है कौन सा वैसा करता है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाइबरनेशन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है जिसमें वो हीट को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें अपने को कुछ वर्क कर भी रहे हो, कभी कभी नहीं भी कर रहे हो, तो दोनों चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, तो टू द पॉइंट दिस। तो ये हो गया टुंड्रा के बारे में। अब टुंड्रा के बाद कौन सी बात करते हैं? ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड बने ही क्यों, इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज वहां पर जो पाया जाने वाला पानी था वो बड़ी कम मात्रा में था। जो वहां पर पाया जाने वाला जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक है। जब जो प्रेसिपिटेशन है 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर हो तो फिर उस वाले रीजन को हम लोग ग्रासलैंड बोलते हैं। अगर 75 से ज्यादा हो जाएगा तो वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 75 से कम है और 25 से कम होगा तो डेजर्ट वाला हो जाएगा। तो 25 और 75 सेंटीमीटर का जहां पर प्रेसिपिटेशन पानी बरसता है वो आपका डेजर्ट टाइप। अब अगेन पानी तो हर जगह बरस रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में भी, टेम्परेट रीजन में भी, और ऊपर वाले में तो स्नो हो रहा है, तो वहां पे तो मैटर ही नहीं है। जब ये वाटर प्रेसिपिटेशन है ट्रॉपिकल रीजन में होगा तो उन ग्रासलैंड को हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे, और जब यहाँ पर होगा तो उसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलेंगे। बस एक खास बात ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाई जाने वाली जो ग्रासेस होती है वो बहुत हाइट में ऊंची होती है, इतनी होती है कि अगर आप उसमें चले जाओगे तो आप दिखाई भी नहीं दोगे, 3-3 मीटर ऊंची होती है, इसलिए इनको हाथी ग्रास भी बोला, एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल वाले की जो हाइट होती है वो बहुत हाई होती है, और इसी का होती है बहुत लो होती है ना, ये चीज हो गई। अब मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूं जो कि आपको लिख लीजिए, जो कि वर्ल्ड की फेमस ग्रासलैंड्स हैं। तो अब एक लाइन लिखिए कि सम इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 प्रेरीज। नंबर 1 प्रेरीज कहां पे पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका। लोकेशन इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 1 है प्रेरीज। प्रेरीज कहां पे पाई जाएगी? नॉर्थ अमेरिका, दिस रीजन। नंबर 2 पे आती है स्टेपी। स्टेपी ये दो जगह है, एशिया और यूरोप दोनों में पाया है, इसी वजह से इसको कभी कभी यूरेशियन ग्रासलैंड बोलते हैं। एशिया और यूरोप दोनों जगह पाई जाती है। So is the location of the cities? किसका? Cities. स्टेपीज का है, ये पूरा आपका एशिया का प्रोसेस है, और ये यूरोप का, तो इस वाले रीजन में जो पाई जाती है एशिया और यूरोप। सर ग्रासलैंड सबसे नंबर 1 पे है प्रेरी जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जा रही है। नंबर 2 पे है आपका स्टेपी। स्टेपी STEPPE, ये पाई जाती है एशिया और यूरोप में, इस वाले में। नंबर 3 पे है सवाना। सवाना सबको पता है अफ्रीका में पाई जाती है। सवाना अफ्रीका में पाई जाती Yes, sir. है, इवन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ क्वेश्चन है 2021 सवाना मिलेगा, चीजें ना कि आपको रिलेट कर लेंगे। सवाना। नंबर 4 पैम्पास। पैम्पास PAMPAS पैम्पास, ये पाई जाती है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका, दिस वन। पैम्पास कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। फिर कैंपोस CAMPOS कैंपोस, ये कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। नंबर 6 लानोस। लानोस ये वेनेजुएला में, LANOES लानोस।
ये LANOES, ये वेनेजुएला में है। फिर एक है वेल्ड, VELD, वेल्ड, साउथ अफ्रीका। सॉरी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में क्या है आपका सवाना, साउथ अफ्रीका में आपका वेल्ड हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट तरह का हुआ है डेजर्ट इकोसिस्टम। सर इसमें से हमारी नॉर्थ अमेरिका में तो होगी, वो हमारी टेम्परेट होगी। हाँ, अब ये आप लोकेशन वाइज पता कर सकते हो। अब जैसे प्रेयरीज है वो कौन सी हो जाएगी, टेम्परेट रीजन वाली हो जाएगी। और ये एशिया और यूरोप वाली, एशिया ये भी आपकी टेम्परेट वाली हो जाएगी। ये तो रीजन है ये वाला, और जो सवाना है वो आपकी ट्रॉपिकल है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। साउथ अमेरिका वाली भी पैम्पास ऑफ ये भी टेम्परेट हो जाएगी। टेम्परेट है। लोकेशन वाइज देख के बताइए, लोकेशन वाइज कौन और है। ये ब्राजील वाली सर, अब ब्राजील किस लोकेशन पर पड़ेगा? ट्रॉपिकल टेम्प। ब्राजील अब ब्राजील की लोकेशन तो ये है, तो पूरे ब्राजील में अब ब्राजील की लोकेशन इक्वेटर के जस्ट पास, तो कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी। लोकेशन वाइज आपको ध्यान रखना कि कैटेगरी कहां पे कहां है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा डेजर्ट इकोसिस्टम। सर आप थोड़ा सा मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल जैसे मैंने पढ़ा है, तो अफ्रीका में मतलब ये सब उसका सवाना का ही मेनली जितना होता है वही सारे, तो थोड़ा टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में सब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में सबसे पहली बात है उसकी लोकेशन, लैटिट्यूडनल लोकेशन होगी, और दूसरी बात उनकी हाइट है। ये दो मेन चीज है। हाइट उनकी होगी कम और इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होंगे। इसी वजह से जो ये पर्टिकुलर रीजन होते हैं, यहाँ पर जो आपकी काऊ बफेलो इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर काऊ बफेलो की ब्रीड बड़ी ज्यादा है। जैसे लाइक नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला जो रीजन जहाँ पर आपकी प्रेरीज हो रही है, यहाँ पर प्रेरीज, ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यहाँ की जो वो है आपकी बफेलो, उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ ज्यादा है। क्यों? इसी ग्रास की वजह से। हाँ वो स्मॉल होती है, न्यूट्रिशनलिस्ट होती है, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। न्यूट्रिशनिस्ट कैसे होती है मतलब? क्योंकि माहौल जो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम माहौल है, सवाना में एक्सट्रीम माहौल है, गर्मी है तो गर्मी ही है। यहाँ पे क्या है, हल्का सा मौसम, ठंडा भी जिसको कहते हैं सुहाना मौसम, प्रोडक्टिविटी उनकी बीच बहुत अच्छा है। सवाना में तो बोलते हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है, तभी तो बहुत ऐसे नहीं, सवाना सवाना एब्सोल्युटली बहुत खतरनाक वाला माहौल है। वहाँ पे इतना खतरनाक माहौल है कि वहाँ पर आपके ट्रीज भी नहीं होंगे। अच्छा एक चीज का क्वेश्चन बताओ, ग्रासलैंड में ट्रीज होंगे? जैसे टुंड्रा में तो नहीं है, ग्रासलैंड में ट्रीज होंगे या नहीं? ट्रीज होते हैं और सर ग्रास भी इतनी बड़ी होती है। हाँ ग्रास है, लेकिन ग्रास और ट्री में फर्क ही क्या है कि उसमें स्टेम्स हैं, तो बहुत स्पार्सली होंगे, लेकिन बहुत स्पार्सली होंगे। और वहाँ पर पाए जाने वाले जो ट्री हैं उनकी खास बात किससे मिल रही होगी, किस वाले रीजन से मिल रही होगी? जैसे ट्रीज है वहाँ पे, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के ट्रीज से होगी? टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट बाय So ट्रॉपिकल तो नहीं होंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं और उनकी जो नहीं, ट्रॉपिकल सारे एवरग्रीन नहीं होते। मोस्टली तो हाँ ट्रॉपिकल में है। सर ट्रॉपिकल बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, कॉर्निफेरस वहीं पे होता है जहाँ पे स्नो गिर रही होती है, इतना शेडी इसलिए होता है कि स्नो से बचने के लिए। कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो नहीं होंगे, कॉनिफेरस वाले फॉरेस्ट में आप कौन वाले? सर तो दोनों नहीं होंगे तो बचा था सेकंड वाला। जो स्पार्स बबूल कहाँ होगा? फिर जहाँ बबूल की सर एक और चीज कि जो यहाँ के जो ट्रीज है ना, हमें स्टिल जैसे स्पार्सली लोकेटेड है, तो हम इनकी ट्रीज को मतलब हम जाके ले भी सकते हैं, पर लेकिन ट्रॉपिकल क्योंकि इतना डेंस होता है तो वी कैन नॉट गो इनसाइड। वहाँ पे जो है जो आपका डेजर्ट लाइक सिचुएशन होगी वहां पर पाए जाने वाले ट्री है वो यहाँ पर प्रेडोमिनेटली पाए जाएंगे, जस्ट लाइक बबूल, अकेशिया, इस तरह के जो पेड़ होंगे। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट लाइक सिचुएशन है,
25 से 75 फीट का प्रेसिपिटेशन है, तो उस प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, हर जगह इस बीच में थोड़ा कभी-कभी 25 सेंटीमीटर भी पानी मिलता होगा, तो वहाँ पर वही पेड़ होंगे और स्पार्सली होते, बहुत घने नहीं होते, दूर-दूर जगह पर होंगे। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी में भी देखा भी होगा कि उसमें जब जंगल वगैरह में शेर होता तो छोटे-छोटे से पेड़ घूम के अलग-अलग कहीं पे लगे होते हैं। फ्लैट, तो ये सब चीजें होती है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड देन टेम्परेट ग्रासलैंड, कुछ चीजों की बात करेंगे। डेजर्ट इकोसिस्टम, अब डेजर्ट इकोसिस्टम में कुछ बताने की जरूरत नहीं। डेजर्ट इकोसिस्टम में ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल है उनका एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। यस बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले डेजर्ट इकोसिस्टम ये चीज देखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया में दोनों पाए जा रहे हैं, लद्दाख में और कहाँ पे, थार डेजर्ट। अब तो ये है रीजन, ये वाला हमारा कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है, ये वाला हॉट डेजर्ट है। तो सबसे पहले हॉट डेजर्ट की बात करते हैं। तो थार डेजर्ट है, वहां पर पाए जाने वाले प्लांट की कुछ खास बात, आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, कुछ खास बात हॉट डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट की खास बात, नुकीली, हाँ नुकीली मतलब इवन कैक्टस टाइप। और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कैसे, सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सो ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर लॉस कम होता है हाँ। उसकी वजह से, जो एंड लीव्स आर सक्युलेंट, अपने अंदर पानी को इकट्ठा करने वाली होती है लीव्स जो होती हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कुछ चेंजेस करते हैं वो लोग। फोटोसिंथेसिस करती कौन है, चलिए प्रकाश संश्लेषण करती है। यहाँ पर कौन कर सकता है, उसके स्टेम्स पर भी कर सकते हैं। वो अपना अब एक जो वो तो नहीं है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कैक्टस। कैक्टस तो कभी दिख रहा है, कभी एक लंबे वाले कैक्टस भी होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस उसके स्टेम कर रहे होते हैं, मतलब जो तने बने होते हैं वो सब कर रहे होते हैं। और कुछ खास बात, जड़ें, जड़ें डीप होंगी, जड़ें जो उनकी रूट्स होंगी वो बहुत डीप होंगी, और जो पत्तियां होंगी वो जनरली नुकीली हो जाएंगी या कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा होता क्यों? वाटर नहीं, मैं पूछा पत्तियां नुकीली क्यों हो जाती हैं? पानी नहीं, हाँ नहीं, जैसे अभी मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर अपने अंदर जब घसीट रही होती हैं तो जो ट्रांसपिरेशन के जरिए से स्टोमेटा के जरिए पानी बाहर जाता है। जो पानी बाहर जा रहा होता है तो पानी को तो भी स्टोर करना, पानी की कमी है तो उन्होंने अपनी लीव्स को एकदम कंप्रेस कर दिया ताकि वाटर का एक्सक्रीशन कम हो सके। ये प्लांट्स का एडेप्टेशन होता है। क्या एडेप्टेशन है? पहला, जो लीव्स होंगी वो थोड़ा सा सोखते सक्लेंट टाइप की होंगी, सोखते वाली, ताकि पानी को ज़्यादा स्टोर कर सके। जो लीव्स हो जाएंगी वो मीडियल बेस्ड हो जाएंगे, जैसा कि स्टार्ट होता है। रूट हो जाएंगी वो बहुत डीप हो जाएंगी, रूट्स उनकी जो जड़ें होंगी वो बहुत डीप हो जाएंगी ताकि नीचे के पानी को भी वो लोग घसीट सकें। और जो उनकी लीव्स होंगी सिर्फ वही लीव्स ही उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी बल्कि स्टेम भी उसकी फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये प्लांट का एडेप्टेशन था। अब एनिमल्स का एडेप्टेशन क्या होगा? एनिमल animals like हमारे कैमल होते हैं, हाँ उनके पैर जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जैसे उसको वहाँ का घास खा जाता है ना। हाँ, ये तो उसकी एक खास बात है जो ऊँट ने अपने इस पर डेवलप की। जो वहाँ के एनिमल होते हैं वो फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनर। एनिमल का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ऊँट को ही मत देखना, वहाँ पर सांप भी है, बिच्छू भी है और छोटे छोटे से जो रेप्टाइल वाले ये सब भी होते हैं, तो बड़े फास्ट रनर होते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स होते हैं जो बड़े फास्ट भागते चले जाएंगे। पहली खास बात, फास्ट रनर होते हैं। दूसरी चीज़, जो इनमें बड़े मैमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल होते हैं, उनकी टांगे बहुत बड़ी हैं। Yes sir. वाई? So that heat उनके करके जो हीट है वो कम से कम उनकी बॉडी तक पहुंचे। हीट जो है वो कम से कम उनकी बॉडी तक पहुंचे। शिकार कब करेंगे? शिकार कब करेंगे? जनरली रात में, नॉकटर्नल, तो रात में शिकार करते हैं, रात में शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में शिकार करेंगे तो उससे इनकी हीट कंजर्व हो जाएगी, ताकि ये दिन में इतनी गर्मी होती है, अगर दिन में शिकार करेंगे तो इनकी एनर्जी ऑलरेडी लॉस होगी, तो रात के समय करते हैं, क्योंकि रात में टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत गुजर होगा।
जितना गर्म दिन में होता है उतनी ही ज्यादा ठंडी रात में हो जाती है। तो एनिमल का एडेप्टेशन कुछ इस तरीके से, एनिमल का एडेप्टेशन में क्या, जो बड़े मैमल्स होंगे उनकी जो लेग्स होंगी वो बहुत ऊंची ऊंची होंगी ताकि वो नीचे की हीट को सेव कर सके। दूसरी तरीके से ये फास्ट रनर होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रात में कहीं ना कहीं आपके शिकार करते हैं। ये बेसिक डेजर्ट के बारे में। बाकी कोल्ड डेजर्ट में तो वही सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके टुंड्रा वाले एनिमल्स होंगे, ब्लबर वाली चीज़ें हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही चलेंगी। ये हो गया कोल्ड डेजर्ट। अब जो सबसे फंसाऊ चीज़ है वो है फॉरेस्ट। अब कॉनिफर फॉरेस्ट सबसे पहले, अगेन ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है कि जिनकी लीव्स निडल टाइप है और इनका स्ट्रक्चर भी निडल टाइप है। जैसा सिर्फ ये पेड़ का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है बल्कि इनकी लीव्स भी इसी तरीके की, ताकि बर्फ इन पर पड़े और समय से पकड़ लेने चाहिए। ये कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट की ये खास बात है। और इन्हीं फॉरेस्ट को थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, फॉरेस्ट आ गया है पॉडज़ोल का नाम सुना है किसी ने? पॉडज़ोल नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इनका पहला नाम तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट, इनकी जो सॉइल है वो थिन थिन पॉडज़ोल है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एसिडिक इन नेचर है। Not suitable for agriculture. पहली बात तो नहीं सुन रहे राजी, पॉडज़ोल नाम सुना है? एक पॉडज़ोल, हाँ, एक पॉडज़ोल होता है, एक होता है लैटोसॉल। पॉडज़ोल और लैटोसॉल होता है। ध्यान रखिएगा, पॉडज़ोल टाइप की जो आपकी सॉइल है वो आपकी कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब क्या है ये पॉडज़ोल? पॉडज़ोल इज जस्ट लाइक, समझ लो कि एक सॉइल का एक रेशियो पूरा लो, अब उसमें सॉइल में सब कुछ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सब कुछ है, उसमें बहुत सारा पानी डालते चले जाओ, बहुत सारा पानी। जो पानी ज़्यादा रहेगा तो पानी रिसता रहेगा नीचे, और रिसते के साथ जो उसके मिनरल है वो भी नीचे चले जाएंगे, और वो बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो सॉइल है, सॉइल के में से मिनरल है वो एकदम नीचे ही चले जाएंगे, तो बाकी बची हुई सॉइल क्या है? बकवास। जो बाकी बची हुई सॉइल है वो है बकवास, उसी को पॉडज़ोल बोलते हैं। पॉडज़ोल का मतलब क्या है कि जो मिनरल थे वो एक्सेस वाटर की वजह से सब लीच करके एकदम नीचे चले गए, इवन इतना नीचे चले गए जो रूट होती है ना प्लांट्स की, उसके नीचे भी चले गए। इस वजह से जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग पॉडज़ोल सॉइल बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो सॉइल है कॉनिफरस फॉरेस्ट में बड़ी थिन है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ये थिन है। ये ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि अभी लैटोसॉल जब पढ़ेंगे तो लैटोसॉल में वो बहुत थिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एसिडिक इन नेचर, इसके पीछे क्या वजह? जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वहां पर पाए जाने वाली सॉइल पॉडज़ोल और वो एसिडिक इन नेचर में है, एसिडिक है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये तो बेसिक सा प्रोसेस है। पीएच वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी कम होगी? पीएच क्या होगी? less than 6. कम। पीएच वैल्यू से कम। ऐसा क्यों?
कोई भी चीज एसिडिक क्यों होती है? सॉल्यूशन जब उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। होती है वाटर कंटेंट सर वो जो पीपीटी पढ़ते हैं ना, वो ppm पानी के खारे कण को डिफाइन कर रहा है, पार्ट्स पर मॉलिक्यूल, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन यहाँ पर pH की वैल्यू कम है, फिक्स है, लेकिन क्यों हो रही है एसिडिक सॉइल क्यों हो रही है? सर क्योंकि ये कह सकते हैं ना कि पानी जो है, जैसे हम लोगों की बॉडी में अगर पानी की कमी होती है तो सोडियम लेवल बढ़ जाता है ना। NaCl क्या क्या मतलब बात पानी की, देखो ये एसिडिक सॉइल है, क्यों हो रही है ये तो नॉर्मल सा बेसिक हाई स्कूल इंट्रोडक्शन कौन सी जगह की बात ये वो यहीं पे वहाँ लेवल यहीं हो सर वो डिजर्ट वाली एरिया की बात नहीं हो कहाँ पे यही कहाँ पर है? फूड्स बात हो रही है। ये ना रोड में है कॉलीफ्लावर स्पॉट यहीं लो सर पानी से Acidic बहुत क्यों? नीचे चला गया ना कि आप पानी बहुत नीचे चला गया। तो ऊपर बचा नहीं है, तो ऊपर से पानी का मैटर है, लेकिन पानी में खाद बात की है, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया जो मिनरल है वो सॉइल की बहुत नीचे चले गए, इवन जो रूट्स है उसके भी नीचे चले गए। तो जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है कि वो अल्कलाइन होते हैं, कुछ एसिडिक करते के ऊपर है, अल्कलाइन वाले सब नीचे चले गए और एसिडिक वाला ऊपर बढ़ता ही चलेगा, बढ़ता ही चलेगा, बढ़ता ही चलेगा। तो उसको न्यूट्रल करने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो लीच होकर नीचे चले गए, इस वजह से जो सॉइल होगी वो एसिडिक ज्यादा होते जा रही है। जनरली होता क्या है सॉइल में क्या होता है pH वैल्यू पे ही उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, कभी-कभी एसिडिक हो जाती है, कभी-कभी बेसिक होती है और कभी-कभी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल सॉइल को ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो न्यूट्रल कैसे होती है? अगर एसिडिक ज्यादा बढ़ती है तो हम बेसिक चीज को ज्यादा मिला दें, जैसे जिप्सम हम कभी-कभी मिलाते हैं, जो होता है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जितने भी मिनरल हैं जो बेसिक क्वालिटी रखते हैं, अल्कलाइन क्वालिटी रखते हैं, वो लीच करके नीचे चले गए और ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर ऊपर जाते ही जा रहा है। तो वो क्या काम करेगा, एसिडिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और बेसिक वाले मटेरियल लीच करके नीचे चले गए, सॉइल क्या हो जाएगा? और ये आगे मटेरियल जैसे बाकी आप लिटर अच्छा लिटर तो वो तो फिर से मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट भी बहुत कम है। क्यों? क्यों कम है? सर्वाइव भी नहीं आइस नेचर से भी आइस है, ठंडा है, क्योंकि बायो एक्टिविटी जो है डिकम्पोजर की वो बहुत कम है। यही सेम प्रोसेस, यही सेम सॉइल, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक रखती हुई सॉइल को हम लोग लेटोसॉल्स बोलते हैं। वो कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बस उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा, लेटोसॉल एंड द पोर्टसॉल आर सेम, पर कुछ चीजों में चेंजेस है। किसमें? नेचर में एसिडिक है, पर जो सॉइल है वो बहुत थिक है। ठीक होने के पीछे वजह, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर तो इतना अच्छा है कि वो जो डिकम्पोजर वाले एलिमेंट है वो अपनी बायो एक्टिविटी को ज्यादा तेजी से कर रहा है, इस वजह से उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन लीच होकर मिनरल सब नीचे गए हैं, इसी वजह से वो एसिडिक है, लेकिन जो पोर्टसॉल का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगेन बोल रहा हूँ, इन्हीं सब तरह की असम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो सब चीजों के लिए रेडी रही है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना। अगेन टेम्परेट तो 2 मिनट अब्सॉर्ब कर बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सिंपल है। कॉनिफर फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है वो इस तरह की, उसको क्या नाम देते हैं? पोर्टसॉल। पोर्टसॉल का मतलब क्या है कि जो उसके एसेंशियल मिनरल है वो पानी के जरिए से लीच होकर बहुत नीचे चले गए। अब बाकी जो सॉइल बची वो रद्दी है, अब उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया पोर्टसॉल, और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो एसिडिक है। एसिडिक होने के पीछे वजह क्यों है? क्योंकि एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव वाटर की वजह से जो अल्कलाइन वाले एलिमेंट है वो लीच हो गए, तो ऊपर जो एसिडिक पड़ा हुआ वो एसिडिक ही है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं होती, इस वजह से वो एसिडिक है। बस इंपॉर्टेंट है, इतना सा फर्क है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट हटो, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट बहुत शरीफ है, ये बीच के हैं, इनको ना किसी को मतलब है अपना पोर्टसॉल में होता है कि जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाए तो मिनरल्स बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, ये एक तरह सॉइल से में बचते नहीं। बचते नहीं। और लेटोसॉल क्या होता है? लेटोसॉल भी नियरली समझ से है, बट लेटोसॉल में और इसमें फर्क क्या है कि उसकी जो
लेयर है वो थिन है कॉर्टिसोल में, और इसकी लेयर जो है वो थिक है, वो भी एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक इन नेचर है। और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा? बिकॉज वहाँ पर बायो एक्टिविटी जो आपके डिकम्पोजन उनकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज्यादा है, यहाँ पर ठंडी ज्यादा है, वहाँ पर गर्मी ज्यादा है, इस वजह से उसकी लेयर थिक है। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट में अगेन इस रीजन में पाए जाने वाले ट्रॉपिक्स और टेम्परेट रीजन के बीच में पाए जाने वाले जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब ये ज्योग्राफी का टर्म है तो वो आगे उससे देखा जाएगा कि उसकी क्या क्या खास बात होगी। बस हम लोग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि टेम्परेट फॉरेस्ट पे रेन मॉडरेट है, एवरेज भी, इसका एवरेज मॉडरेट है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है, एवरेज है। एवरेज इन द सेंस इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह मॉडरेट है, कुछ जगहों पे हार्श क्लाइमेट भी है, कुछ जगहों पे प्रोसेसिंग पूरा अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो रेन मॉडरेट होती है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है। इसी वजह से जो ये रीजन होते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट चीजें पाई जा रही हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन। अब इसका क्लासिफिकेशन जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी जाती है तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक फिगर आता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, जैसे जीसीएम देखी हो, ऐसे एक चार्ट आता है, जैसे इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसके बाद बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट में तीन तरह के रीजन रखते हैं, अर्थ के वेस्टर्न मार्जिन, अर्थ के ईस्टर्न मार्जिन और सेंटर पॉइंट। उसी तरीके से आपके उस पर वाले के चले इसको टैगा वाले बोलते हैं, उसके बाद वेस्टर्न मार्जिन, सेंटर मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, उसके बाद टुंड्रा वाला भी सेम कुछ इस तरह से जाएगा। अब जो इस तरफ वाले रीजन होते हैं, जैसे सपोज दैट ये जो पूरी अर्थ है इसको अगर इससे डिवाइड करो है ना, तो ये ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया। यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, है ट्रॉपिकल में, लेकिन यही जो रीजन है ये इसको ही सिर्फ लो, इसके सेंटर वाले की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वेस्टर्न वाले की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ईस्टर्न वाले की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। रीजन क्या होते हैं? वाटर, प्रेसिपिटेशन और हवाएं, सब कुछ, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ होगा। क्योंकि ये वाला है तो यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पे समुद्र से रेन इधर से चली रही है, इक्वेटोरियल करंट जो होती है, इक्वेटोरियल जो करंट होती है वो हमेशा इस तरफ चल रही है, क्योंकि हमारी अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो इस तरफ चल रही है, तो यहाँ पर रेन वाटर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर पानी ज्यादा बरसेगा। उसके बाद यहाँ पर मॉडरेट लेवल पे होगा, यहाँ पर एकदम कम होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर रेन बहुत ज्यादा होगी इस वाले रीजन में, यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर एकदम कम होगी। इसी वजह से यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट मिलता है, और अटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे ड्राईस्ट प्लेस है। क्यों? क्योंकि जितना पानी बरसना था यहाँ पे बरस गया, जो बचा कुछ था वो यहाँ पे बरस गया, अब यहाँ पे कुछ बचा ही, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर से नहीं आएगा पानी। लोकेशन देखो, अर्थ के मूवमेंट को देखो, इसी वजह से हम लोग करंट्स पढ़ते हैं। तो करंट्स की लोकेशन क्या है? वो यूं जा रही होती है। कौन सी करंट बोलते हैं उसको? हम्बोल्ट करंट बोला जाता है ना, तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से। तो टेम्परेट रीजन क्या होगा जनरली? टेम्परेट रीजन ये कुछ है, ये इक्वेटर है, ये वाला जो रीजन है ये टेम्परेट में है। तो टेम्परेट में ये वाला रीजन है, ईस्टर्न वाले पे अलग पोर्शन है, सेंट्रल वाले पे अलग पोर्शन है, वेस्टर्न वाले पे अलग पोर्शन है। तो हर इसी वजह से मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा है। तो टेम्परेट में ईस्टर्न वाले पे पानी ज्यादा बरसेगा, सेंट्रल वाले पे पानी कम बरसेगा, वेस्टर्न वाले पे पानी एकदम ही नहीं बरसेगा। इसी वजह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए, ये भी तो आपका टेम्परेट रीजन है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा? बड़ा गजब प्रोसेस। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इसी टेम्परेट फॉरेस्ट पे एक मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है। ऐसा पूछा जाता है, मैं बता दूं मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है। वो टेम्परेट फॉरेस्ट उससे पहले उसकी खास बात पता है क्या है? इंडिया का उल्टा। इंडिया का क्लाइमेट जो है उसका जस्ट
अपोजिट टाइप का जो क्लाइमेट है वो इस वाले रीजन में पाया जाता है, मेडिटेरियन के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर वाइन बहुत अच्छी बनती है, शराब क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जो यहाँ के लोग होते हैं बड़े गोरे होते हैं, टर्की वालों को देखो है ना कितना खूबसूरत होता है, वो वजह ही है क्योंकि माहौल ही वैसा रखा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो भी क्लाइमेट पाया जाता है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर पाया जाता है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट उसको बोलते हैं। ब्रिटेन, टर्की, ये सब उसी के तरह। क्या खास बात है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में पानी कब बरसता, गर्मी में, वहाँ पे गर्मी में ठंडी मौसम ही अलग होता है, वहाँ पे पानी जो बरसता है वो ठंडी में बरसता है। इंडिया में ह्यूमिड माहौल कब होता है, गर्मी में, वहाँ पे ह्यूमिड माहौल होता है जाड़ों में। आप सनस्क्रीन लगाते हो, मतलब उसको मॉइस्चराइजर लगाते हो कब, जाड़ों में, ताकि ड्राई हो रहा है ना, वो लोग गर्मी में मॉइस्चराइजर लगाते हैं। और इस वजह से एक चीज और भी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट अच्छे होते हैं, और सिट्रस फ्रूट खाओगे तो विटामिन सी खाओगे तो एकदम होगा, सिंपल सा आता है। तो अगेन इसी वजह से जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, रेन मॉडरेट होती है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है, और मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन की मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन क्यों है, अगेन ये वाला रीजन देखो प्रेरीज है, कितनी लग्जरियस ग्रास निकल रही है, तो पानी भी उतना ही कितना इतनी नीड होती है। इस ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैं बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जो लोग इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उनको एनवायरनमेंट एक यूनिट की काम करना ध्यान से रखना है, तो मॉडरेट चीज होती है। बाकी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट को बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिकल 5 तरह के फॉरेस्ट होना ये है वो है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, बाकी बातें आगे बड़ा चुप है सुनो बहुत बहुत So types of desert, मतलब desert भी अलग-अलग होते हैं। हाँ देखो कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, हाँ So वो जैसे आपको पता है अफ्रीका का डेजर्ट, साउथ अमेरिका, ऐसे करके मतलब ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, कभी अगर वक्त मिला तो देखेंगे। उसके लिए आपको पता है जो जीसी लियोन बुक है उसके 2 पोर्शन में रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा वाला पोर्शन पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये जो मैं इतने 4 चीज आपको एक में बता रहा हूँ वो उसके लिए एक बुक एक चैप्टर अलग है। मैंने ये फिगर बताया ना कि इस वाला इसके लिए पूरा अलग चैप्टर है, फिर वहाँ का प्लांट कैसे होते हैं, वहाँ का फौना कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पर फसल कैसी होती है, वहाँ का एग्जांपल बहुत ही डिटेल्ड कौन से समझो एग्जांपल की बात नहीं करें, कौन से समझिए एग्जाम्स में तो एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। इतना तो देखिए। अब मैटर क्या होता है कि लिखी तो बहुत सारी बातें हैं, आप कौन से समझ लो, अब एग्जांपल उठा के उसमें कोट कर लो। अब जैसे आपसे पूछे बद्दू ट्राइब कहाँ पे है, बद्दू इंडियन नेम लग रहा है, नहीं कहाँ है, अफ्रीकन बद्दू गल्फ कंट्रीज के टाइप के बोलते हैं, सऊदी अरेबिया इन सब जगह पर जो लोग आए उनको बद्दू बोला जाता है। अब बद्दू वर्ड क्या था, वो ऐसा बोला जाता है कि वो लोग डेजर्ट में रहते रहते अजीब सा उनका माहौल हो गया, तो उनकी एक्टिविटी भी उसी तरीके की होती है। तो लोग अगर किसी को कहते हैं बिल्कुल बद्दू हो रहे हो क्या एकदम, तो बद्दू इज नॉट अ स्लोगन, इट इज अ ट्राइब जो कि वहाँ पर पाई जाती है। ऐसे इसी में होता है कि बड़ी अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी वहाँ की, डॉक्टर मोहम्मद आने का सही हुई वो इसी वजह से बोला था बद्दू, क्योंकि मानते ही नहीं थे बातें, और अभी भी अरे जरा पढ़ा रहे थे कुछ। तो सर ये जो पोर्शन है ये जैसे इसको भी दिया है, शंकर में दिया है, तो ये सिर्फ शंकर से कवर करें? नहीं शंकर से नहीं, शंकर में बहुत है। अभी आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट को उन्होंने 16 तरीके से बयान किया है, चैंपियन एंड सेट क्या रहा था, 16 कैटेगरी फॉरेस्ट की डिफाइन की है इंडियन फॉरेस्ट में। पढ़ोगे कौन पढ़ेगा भाई, जेनसैडिन आपके 5 तरह की भी नहीं, बहुत मोर देन सफिशिएंट है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट है, फलाने फॉरेस्ट है, टमाटो फॉरेस्ट है, बस ऑप्शनल थोड़ी ना आपका, जनरल स्टडीज में हो। Yes, sir. लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन का वो क्वेश्चन को थोड़ा तो यही वाला पोर्शन जीसी और कर ना पढ़ो तो होगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगेन मैं समराइज कर दूं, दिस इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मोस्ट प्रोबेबल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहां पर होंगे, टुंड्रा में होंगे, ग्रासलैंड में होंगे, डेजर्ट में होंगे, एंड द फॉरेस्ट में होंगे।
यहाँ पे ध्यान रखना, ये याद मत रखना कि ये चीज होती है, उसकी एडेप्टेशन और किस तरीके से वो अपने आप को चेंज करते हैं, क्या होता है, वहाँ की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं वो जाना जरूरी है। अब लाइकेन है तो लाइकेन यहीं पर क्यों हो रही है और कहीं पे हो सकती है या नहीं, डेजर्ट में लाइकेन हो सकती है या नहीं हो सकती है, मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर नीड है। फंगी, लेकिन एक बार ये एक्सट्रीम लेवल है, क्या डेजर्ट में लाइकेन नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है, कुछ जगहों पे हो सकती है। अब अच्छा एक चीज बताओ, डेजर्ट सॉइल कैसी होती है, डेजर्ट सॉइल किस तरह की होती है, बाइंडिंग नहीं हैं? होती है। वो सॉइल नहीं, वो रेत है, वो सैंड है, उसमें खेती होती है, लेकिन क्या राजस्थान में खेती नहीं होती, होती वो सर सिर्फ डिजर्ट सिर्फ उस साइड में हम लोग पाकिस्तान साइड जाने लगेंगे, हाँ। तो बस वो थोड़ा सा ही है। तो वही राजस्थान वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर जब खेती होती है तो किस तरह की सॉइल है, परसौल हमेशा जनरली मचाने का फॉरेस्ट वाले रीजन में, परसौल और पैटसौल जो है वो फॉरेस्ट वाले रीजन की सॉइल होती है। किस तरह की सॉइल श्रेया, सर रेड सॉइल प्रॉब्लम नहीं क्या है? अच्छा बताओ, कहीं पर भी अगर एक्सेसिव इरिगेशन होगा तो वहाँ की सॉइल कैसी हो जाएगी, एक्सेसिव इरिगेशन होगा, इरिगेशन अगर होगा, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल जो गई है ना, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से क्या हुआ, फर्टाइल हो गई, देखिए वहाँ पर पानी की कमी, इतनी हमें एक्सेसिव इरिगेशन करना पड़ेगा, इरिगेशन पड़ेंगे तो सॉल्टी कंटेंट सॉल्ट में ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर ही रह जाता, बाकी सब चीजें नीचे लीच होती चली जाती, कहीं ना कहीं सलाइन सॉल्ट ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू एल्कलाइन। तो ये एप्लीकेशन है, एक जगह पढ़ ली चीज है। अब लाइकेन, अब मॉस है, मॉस कहाँ पे ही पाई जाएगी, जनरली टुंड्रा में, ठंडी रीजन में, शेडी में, क्या यहाँ गली मोहल्ला में मिल सकती है मॉस, यहाँ मॉस इज अ वेरी गुड बायो इंडिकेटर एज वेल, मॉस है, ये सब चीजें बहुत अच्छी बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, बायो इंडिकेटर मींस लाइक डॉल्फिन है हमारी, तो वो एक्वेटिक की बायो इंडिकेटर कि डॉल्फिन वहीं पाई जाती है जहाँ पर फ्रेश वाटर या साफ वाटर होता है। गौरैया का बायो इंडिकेटर का गौरैया, स्पैरो, स्पैरो पक्षी है ना, छोटा सा होता है, इधर बायो इंडिकेटर और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बायो इंडिकेटर, बायो इंडिकेटर मींस जो हमारे जो पोल्यूशन लेवल है, हाँ, एनी स्पीशीज जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस ये डिफाइन करे कि ये इलाका कितना पॉल्यूटेड है या नहीं है। अगर गौरैया पाएगा ये समझ लीजिए इलाका बहुत अच्छा है, गौरैया की कभी होगी समझ लो इलाका पॉल्यूटेड है। लाइकेन इज जस्ट लाइक अ बायो इंडिकेटर, है ना, बारिश में बहुत ज्यादा, हाँ तो बारिश होगी तो पोल्यूशन डाउन हो जाता है ना, बायो इंडिकेटर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें